हेलो स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ न्यू लेसन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये लेसन आप ये समझ सकते हैं आपकी फ़िज़िक्स में जो लेसन नंबर 7 है, थोड़ा सा मतलब अलग है, डिफरेंट है, बट इतना हार्ड भी नहीं है। आप इसे बहुत ईजिली समझ पाएंगे अगर आप इस सभी वीडियो को बहुत ध्यान से 1 बाय 1 करके देखते रहेंगे, तो इस लेसन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो लेसन नेम इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर बच्चों आपको कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट समझना पड़ेगा कि सबसे पहले पार्टिकल्स क्या होता है, पूरा सिस्टम क्या होता है। सबसे पहली डेफिनेशन आ गई हमारे पास, पार्टिकल क्या है। पार्टिकल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है बेटा, एक सिंपल एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास फाइनाइट होगा, फिनिट होगा, मास फिक्स होगा, साइज और शेप, और उसका मतलब एक पॉइंट साइज होगा। एक सिंपल एक पार्टिकल होगा whose mass is finite but size and internal structure can be neglect, बिल्कुल स्मॉल पॉइंट पे होगा, दैट इज़ अ पार्टिकल। उसके बाद हम बात करते हैं एक सिस्टम का बात करते हैं। सिस्टम मतलब जैसे चौक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो इस चौक में जितने पार्टिकल हैं सब में एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम इंटरनल फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से ये चौक का एक साइज़ बना हुआ है। सो दैट इज़ इंटरनल फोर्स एंड सिस्टम। तो कोई सिस्टम कोई भी हो सकता है, किसी भी टाइप का सिस्टम, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जिनके सबके अलग अलग मास होंगे, और ये सभी पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगा के एक पर्टिकुलर सिस्टम को फ्रेम करते हैं। तो सिस्टम हो गया जैसे कोई मोबाइल हो गया, कोई चौक हो गया, कोई डस्टर हो गया, जैसे कोई भी, ये जैसे मोबाइल है इसके बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होगा, तो एक सिस्टम है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो गया। कुछ भी ले सकते हैं, ये पेपर ले सकते हैं, पेपर में बहुत सारे पार्टिकल से मिलके पेपर बना होगा, सभी पार्टिकल के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होगी जिसकी वजह से ये पेपर बना होगा, म्यूचुअल इंट्रैक्शन होगा। सो दैट इज़ इंटरनल फोर्स। 3 डेफिनेशन यहाँ पर आपकी एक साथ आ जाएंगी। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, उसके बाद एक वर्ड आता है एक्सटर्नल फोर्स। ये तो आप समझ जाएंगे कि सर एक्सटर्नल फोर्स तो मतलब किसी भी सिस्टम पर, किसी भी पार्टिकल पर आप बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, दैट इज़ एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप नॉर्मली खुद भी पढ़ सकते थे। तो यहाँ अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। दैट टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये समझना होगा सेंटर ऑफ मास क्या है किसी भी सिस्टम का, पार्टिकल का। एक्चुअली सेंटर ऑफ मास होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है आपके पास, ये बॉडी है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा उस बॉडी के सेंटर पे कंसंट्रेट करता है। जहाँ पर उसका सेंटर होगा वहाँ पर सेंटर ऑफ मास उसका कंसंट्रेट करेगा, राइट। उसके बाद जैसे मान लिया कोई सर्कुलर बॉडी है, इसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इस टाइप से जूम कर लिया, M1, M2, M3, M4, तो इसका टोटल मास कहाँ पर कंसंट्रेट करेगा, सेंटर पे, और इसका वेट ये mg बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा, टोटल मास, सेंटर ऑफ मास। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि अगर मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास, और ये मोशन में है, और ये बिल्कुल ऐसे सीधा जा रहा है, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास में एक ट्रांसलेटरी मोशन होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ये देखिए पूरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन है। तो यहाँ पर एक ट्रांसलेटरी मोशन से मुझे एक बात याद आ गई, अगर आपसे कोई ये पूछता है ट्रांसलेटरी मोशन और रिएक्ट लीनियर प्रोपगेशन, जो आपने पढ़ा था 9th-10th में, रिएक्ट लीनियर प्रोपगेशन में क्या डिफरेंस है, तो रिएक्ट लीनियर प्रोपगेशन तो वो प्रोपगेशन होता है जिसमें पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, और ट्रांसलेटरी मोशन वो होता है जिसमें कोई सिस्टम, उसके सभी पार्टिकल मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ट्रांसलेटरी जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट में हो, चाहे वैसे जा रहा हूँ चाहे ऐसे जा रहा हूँ, बस पूरा सिस्टम एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। जैसे मान लिया मेरा मोबाइल है और इसके जितने पार्टिकल सभी एक ही डायरेक्शन में, मान लिया नीचे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। और स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो, ओनली स्ट्रेट लाइन में, दैट इज रिएक्ट लीनियर प्रोपगेशन, राइट। अच्छा बच्चों, तो अगर हम किसी भी सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लिया ये आपकी बुक में फिगर बनी है, कोई हैमर दिया हुआ है, ये हथौड़ा दिया हुआ है ऐसे, और अगर आप इसके सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास हो गया, इस पर फोर्स लगाते हैं तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, इसमें कोई भी मतलब एक ट्रांसलेटरी मोशन हो, कोई भी रोटेटरी मोशन नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा सेंटर पे, और मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे सीधा फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसमें एक ट्रांसलेटरी मोशन आएगा, ट्रांसलेटरी मोशन आएगा सेंटर ऑफ मास पे। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिएगा, मान लिया ये हमने पेन लिया
और इस पेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल सेंटर पे। देखिए ऐसे उठाएंगे तो नीचे चला गया, सेंटर ऑफ मास पे जब उठाएंगे पूरी तरह बैलेंस रहेगा ये, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है और इस सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अगर आप लगाएं तो ये इसमें हमेशा एक ट्रांसलेटरी मोशन आएगा। और सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं और फोर्स लगाएं, यहाँ पर लगाएं तो इसमें रोटेशनल मोशन आएगा। किसी दूसरे पॉइंट पे लगाते, सेंटर ऑफ मास पे ना लगा के, दैट इज रोटेटरी मोशन। सो हमें एक बात समझ में आती है कि आप किसी भी पॉइंट के, किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाएगा, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन होगा। और अगर आप इसका फोर्स सेंटर ऑफ मास पे ना लगा के फोर्स को ऐसे लगाएं यहाँ पर, तो इसमें ये ऐसे रोटेटरी मोशन आ जाएगा। कोई व्हील है, कोई पहिया है आपके पास, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पर इसका वेट हो गया बच्चों, तो इसमें आप मूव करा रहे हैं उसको, तो सेंटर ऑफ मास ये देखिए बिल्कुल सीधा ही जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होगी, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम पार्टिकल इज दैट पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट वेयर द कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी, जहां पर पूरी बॉडी का मास एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेट करता है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। Center of mass of the system of particle is that point where complete mass of the body concentrated at a single point. Please definition याद कर लीजिएगा। Concentrated at a single point. This is a center of mass. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लिया कोई रोड है आपके पास, कोई रोड दे दिया आपको, इसका टोटल मास m है, तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म डेंसिटी से मास डिस्ट्रीब्यूट है इसमें, तो सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली इसके सेंटर पे ही होगा। और इसके सेंटर ऑफ मास पे अगर आप कोई फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स, तो इस रोड में बिल्कुल सीधा मोमेंट आना है, ऐसे स्ट्रेट जाएगी। और अगर आप इस रोड पे फोर्स यहाँ पर लगाएं तो ये रोड ऐसे मूव कर जाएगी। ठीक है बेटा। अब एक आपकी बुक में क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैंने यहाँ पे लिख लिया पहले से ही। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास आपको समझ में आ गया होगा। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है बेटा जहाँ पर उस बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेट करता है एक सिंगल पॉइंट पर। जैसे ये डस्टर है, इसका टोटल मास यहाँ पे सेंटर पे कंसंट्रेट करता है, सेंटर ऑफ मास। अगर मैं बात करूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ग्रेविटी सीधा सा बिल्कुल एग्जाम्पल है। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे मान लिया मैंने कि बॉडी ले लिया, इस बॉडी में मैंने कुछ पॉइंट मान लिए, 5-6 पॉइंट मान लिए। इसका मास m1, इसका m2, इसका m3, इसका m4, m5, m6। ये सभी पार्टिकल अर्थ इनको अपनी ओर खींच रहा होगा, पूरा सिस्टम बना हुआ है। इस पे नीचे फोर्स लगा m1g, ये नीचे को फोर्स लगा ग्रेविटेशनल फोर्स g से मल्टीप्लाई हो गया। सो सभी पार्टिकल का जब हमने नेट निकाला, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है, और अगर इस पूरी बॉडी का मास m है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को एक्ट होगा mg, कैपिटल mg। सो सेंटर ऑफ मास तो एक सिंगल पॉइंट होगा जहाँ पर मास कंसंट्रेट करता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो सभी पॉइंट हो गए मास के जिस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर की ओर लग रही है। तो इस केस में टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स को जब नेट निकाला वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास, ये आपका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे दोनों एक ही पॉइंट पे। इस कंडीशन में अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर माउंटेन की बात करें उसमें डिफरेंट होगा, उसकी शेप अलग हो जाएगी, तो थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पर एक पॉइंट पे लाई नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंस हुआ। अब बच्चों हम थोड़ा सा और बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में ही। इसका डिराइव तो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट जब पढ़ाऊंगा इसका तब कराऊंगा, सेंटर ऑफ मास का डिराइव। तो प्लीज़ इस सेक्शन को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लिए। सेंटर ऑफ मास हम निकालते हैं टू पार्टिकल सिस्टम का। देखिए कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सपोज दिस इज अ प्लेन x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। ओरिजिन तो हमारे हाथ में होता है, कहीं फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर एक मास हो गया दैट इज m1, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया r1। पोजीशन वेक्टर पढ़ा था ना हमने मोशन इन प्लेन में। और एक दूसरा पार्टिकल हमने ले लिया m2, और बचे इसका पोजीशन वेक्टर
हमने कंसिडर कर लिया r2, और ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पता होगा आपको अच्छे से, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हमने मान लिया, अभी नाम दे देंगे कुछ, और इसका बताइए जैसे हम कोई रोड लेते थे उसका सेंटर ऑफ मास कहीं सेंटर पे लाई करता था, तो इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा? तो आप कहेंगे सर मान लीजिए इस पॉइंट पे लाई कर गया और उसको कैपिटल M मान लिया, और इसका यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है इसको हमने नाम दे दिया RCM। RCM मतलब सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, जहाँ पर इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास है वहाँ से ओरिजिन तक की डिस्टेंस RCM। तो इस कंडीशन में जब बच्चों हम इसका टोटल वो निकालते हैं, मतलब इसकी वैल्यू पूछा जाएगा आपसे कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये पोजीशन वेक्टर पूछा जाएगा कितना डिस्टेंस पर है, कहाँ पे लाई कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं फिलहाल बता रहा हूँ, इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगा। M1R1 प्लस M2R2 डिवाइड बाई टोटल मास M1 प्लस M2। देख लीजिए क्या लिखा है मैंने, M1R1 प्लस M2R2 प्लस टोटल मास। क्या बच्चों बात समझ में आ गई आपको? अगर दो पार्टिकल्स हैं M1 M2 मास दिए हैं, देयर पोजीशन वेक्टर आर गिवन R1 एंड R2, suppose their center of mass is concentrated at this point is P, and then total mass that is M. So what is the distance from this point from the origin? That is RCM. So we can write RCM is the M1 into R1 plus M2 into R2 divided by sum of two masses. इस तरह से आपको उसको लिखना है। चलिए हो जाएगा। आफ्टर दैट अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ वैल्यूज बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ें एक्स एक्सिस में दिया हुआ, कुछ वाई में गिवन हुआ, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, इसका ड्राइव बाद में करेंगे हम। जैसे बच्चों आपको ऐसे कोई फिगर दे दिया, इस टाइप से, x axis and this is y axis, this is a coordinate 0 and 0, ये लेंथ मान लिया a है, ये भी a है और ये भी है, सपोज ये दिस इज अ स्क्वायर। यहाँ पे एक मास पार्टिकल है, यहाँ पर एक मास पार्टिकल है, यहाँ पर भी एक मास पार्टिकल है, इस तरह से दिया हुआ है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, a0 हो जाएगा, इसका कितना हो गया, a हो गया, और इसका कितना हो गया, 0a हो गया। ये मैथ्स वाले बच्चे समझ जाएंगे इसको। और आपसे पूछेगा इसका सेंटर ऑफ मास बताइए कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो उस केस में आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिलहाल उसको समझें। इन पर x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 ऐसे लिख लीजिएगा। तो उस केस में अगर आपको XCM निकालना है, अलोंग x एक्सिस सेंटर ऑफ मास कितना है, तो आपको लिखना होगा स्टूडेंट m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन, m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइड बाई इन चारों ऑब्जेक्ट का मास m3 प्लस m4। इसी तरह से अगर YCM आ गया बच्चे, YCM, सो दैट इज m1 y1, m2 y2 एंड सो ऑन, m1 प्लस m2, इस तरह से। Z का भी हो सकता है, अगर Z का कोई पॉइंट हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ, ZCM m1 z1 प्लस m2 z2 टोटल मास m1 प्लस m2, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा इतना भी। तो यहाँ तक कि आप ये चीज़ें निकाल सकते हैं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है नहीं आनी चाहिए। आज सिर्फ मैं इसका इंट्रो दे रहा हूँ आपको। तो हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास का। देयर आर 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, कुछ भी हो सकता है, उनका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना सीखना है और इसी कंसेप्ट पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हुआ, सिस्टम हो और उसका सेंटर ऑफ मास आपसे पूछ लिया जाए, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, suppose this is a plane, this is x axis, this is y axis, there is a system, and now we want to calculate the center of mass of the system. Suppose this is a mass particle m1, its position vector r1,
this is another mass particle m2, their position vector is r2, and this is m3 r3 and so on. Suppose here is a mn, position vector is rn. सपोज टोटल मास कहीं यहाँ पर कंसंट्रेट कर रहा है इस पॉइंट पर, ये यहाँ पर आपने लिख दिया कैपिटल M, और ये जो डिस्टेंस है पूरा इसको नोट कर लिया RCM हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको RCM निकालना पड़ेगा कि जहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है RCM, इसका वैल्यू क्या होगा। RCM फॉर you will write m1 r1 plus m2 r2 and so on mn rn upon m1 plus m2 mn, इस तरह से निकालेंगे आप। तो इसको और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद, और क्या आपको इसमें करना है। तो आप इसको यहाँ से नोट कर लेंगे पूरा। आज सिर्फ मैंने इंट्रो दिया है आपका, इसको यहाँ से पढ़िएगा, इंट्रो पढ़िएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको उसको फुल्ली ड्राइव कराऊंगा कि ये कैसे कैसे आपको करना है। राइट स्टूडेंट, ओके।